of algae and fungi, and this is a mutual kind of association जिसमें क्या था कि जो organism है दोनों एक दूसरे के ऊपर obligatory depend कर रहे हैं. That's why it is a mutual kind of relationship. And ऐसे relationship help करते हैं extreme environment में survive करने के लिए. That's why हमने देखा था कि यहाँ पे जो ये organisms हैं वो मिलते भी कहाँ पे हैं? Extreme environment में मिलते हैं, most harsh environment में मिलते हैं. फिर हमने divide किया था इनको on the basis of their substratum, like corticolus था, terricolous था और मरीन था. एग्जांपल्स हमने पढ़े थे. बॉडी के केस में हमने पढ़ा कि बॉडी के अपीयरेंस के बेसिस पे भी अगर क्रस्ट लाइक है तो क्रस्टोस, फोलियोस, लीफ लाइक, और बशस लाइक है तो फ्रूटिकोस टाइप था. फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली थी. एंड स्ट्रक्चर में हमने बेसिकली पढ़ा था कि तीन जो फंगस रहती है, लाइकन रहती है, उसको हम डिवाइड करते हैं. द अपर कोर्टेक्स, दिस पार्ट इज द अपर कोर्टेक्स, देन इज द एल्गल लेयर, देन इज द मेडुला cortex, the loosely arranged hyphae jhanti, and this is the lower cortex, and these structures are the rhizine. ये rhizine structure थी. तो यहाँ तक जो है हम वाइंड अप कर चुके हैं और टुडे वो विल स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन पार्ट. लाइकन कैसे रिप्रोडक्शन करती है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जो है वो तो आपकी, क्योंकि आपकी ज्यादातर आपकी जो इसमें फंजाई है, पहली बात तो लाइकन की बॉडी में मोस्ट ऑफ द पार्ट फंजाई का रहता है. सेकंड थिंग कि फंजाई एस्कोमाइसिटीज है, ज्यादातर केसेस में एस्कोमाइसिटीज रहती है, तो उसी से बिलोंग करता है. तो राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज द both type of reproduction is present, both the types are present. The first one is asexual. asexual reproduction भी इसमें मिलता है, as well as sexual reproduction भी इसमें मिलता है. although ये अपने आप में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, फिर भी हम इनके स्पोर्स को स्पेशली पढ़ते हैं अलग से, कुछ स्पेशल नाम है. द फर्स्ट इज asexual reproduction. जो पहली है दैट इज asexual reproduction. नो डाउट इसमें भी फ्रेगमेंटेशन मिलेगा. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रेगमेंटेशन से मिलेगी, तो उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं इसी पॉइंट में इसको लिख देता हूँ कि फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन मिलेगा. तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, मैं फिर बोल रहा हूँ फ्रेगमेंटेशन से ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है. लेकिन जो हम स्पोर्स देखेंगे ना वो भी मोर और लेस इसी के ही टाइप रहते हैं, इसको मैंने इसीलिए यहाँ काउंट कर लिया. सो द नेक्स्ट इज सोलिडियम. The next is soridium. This is the spore present in case of lichen. So soridium के केस में पहले हम पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं what are डायग्राम के हिसाब से हम देखेंगे. Right on the first point, it is a bud-like outgrowth. Bud-like outgrowth. इसके लिए आपको better understanding होनी चाहिए और the structure of lichen. Lichen की body की structure क्या रहती है, उसके ऊपर आपको अच्छे से hold होना चाहिए, तभी ये चीज समझ में आती है. It is a bud-like outgrowth on the surface of thallus. Surface of thallus. Thallus की स्ट्रक्चर पे ये बड लाइक आउटग्रोथ है. क्लियर. It contain one or few algal cells, क्योंकि इसमें जो एल्गी रहती है ज्यादातर केसेस में ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है या फिर यूनिसेलुलर एल्गी होती है, तो उसमें वन और फ्यू एल्गल सेल्स enveloped by fungal hyphae. Enveloped by fungal hyphae. एक कोई सेल रहेगा जिसके ऊपर कोई एक या दो आपके एल्गी के सेल होंगे जिसके ऊपर आपकी एनवलप रहेंगी क्या, द फंगल हाइफी. क्लियर. इट इज डिस्पर्स इन एयर. डिस्पर्स एयर की हेल्प से इसे डिस्पर्स कर दिया जाएगा. एंड ऑन सुटेबल मीडियम will germinate and give rise to new thallus. नया थैलस बना दिया जाएगा. So look at this diagram. इस डायग्राम को देखिए. The first one, this is सोलिडियम. This part आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है सोलिडियम का पार्ट है. So आप देख रहे हैं in the center this green one, the green color part, this is the algae cell. ये आपका एल्गी का सेल है, ये आपका एल्गी का सेल है. एंड सराउंडिंग द एल्गी सेल आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की फंगल हाइफी उसे सराउंड कर देती है और इस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया जाता है, हवा में डिस्पर्स कर दिया जाता है. यू कैन ऑल्सो से दिस इज अ फ्रेगमेंटेशन. है तो ये भी फ्रेगमेंटेशन ही, क्योंकि
फ्रेगमेंटेशन में भी तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में भी तो आपका एक पार्ट डिटैच एक्सीडेंटली होगा, लेकिन ये एक्सीडेंटली नहीं है, इसलिए हमने इसको स्पेशल नाम दिया हुआ है सोरेडियम। तो इट इज स्मॉलर स्ट्रक्चर। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ जी, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। इनमें से आपको एक, जैसे इस डायग्राम में आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, इसमें सिर्फ आपको ये ड्रॉ करना है। बाकी जो ये दूसरा केस हम पढ़ेंगे और ये तीसरा केस, इसमें भी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने हैं। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सोरेडियम। आपके पास क्वेश्चन क्या रहेगा, आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि, क्योंकि स्पोर्स आपने बहुत टाइप के पढ़े हैं, फंजाई में भी पढ़े हैं, एल्गी में भी हम पढ़ेंगे, आपके पास क्वेश्चन होगा कि आपको वो काफी सारे स्पोर्ट्स दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनमें से लाइकन के स्पोर्ट्स कौन से हैं। तो 3 ही स्पोर्ट्स हैं, ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 3 स्पोर्ट्स हैं और बाकी किसी जगह मिलते भी नहीं है वो, दैट्स व्हाई इजीली आपको याद भी रह जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज द थर्ड मेथड, क्योंकि फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, सेकंड सोरेडियम, the next method is cephalodium. Next method that is cephalodium. So what is cephalodium? Right on the first point, it is a small wart-like structure. वॉट होता है, वैसे वॉट जो है ये एक सिम्टम रहता है, स्किन के ऊपर कभी कभी हार्ड सी स्ट्रक्चर बन जाती है, वॉट बोला जाता है इसको, बिल्कुल वैसा ही है, वॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑन सरफेस ऑफ थैलस, ऑन सरफेस ऑफ थैलस, सरफेस थैलस की सरफेस पे एक क्या होगा, एक वॉट लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगी। लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, दिस इज सेफेलोडियम, ये जो है ये सेफेलोडियम है, और ये नीचे की तरफ अगर मैं शो करूं, दिस इज द सरफेस, ये आपकी जो है ये लाइकन की सरफेस है, और ऊपर की तरफ जो ये आउटग्रोथ डेवलप हो गई है, दिस ब्लू कलर, दिस पार्ट इज सेफेलोडियम, ये आपका क्या है, सेफेलोडियम है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि बाहर एक बाउंड्री है फंगल हाइफी की, अंदर की तरफ फंगल हाइफी, और मींस एज कम्पेयर टू द सोरिडियम, सोरिडियम में तो क्या था, एक या दो ही सेल्स थे, लेकिन इसमें क्या है, काफी सेल्स रहते हैं। फिर इससे कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको सेपरेट करते हैं। फर्स्ट तो इसके साइज को रिगार्डिंग आप कह सकते हैं कि इसका जो साइज है वो सोरिडियम से बड़ा है। सेकंड जो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको ध्यान से समझिएगा। मैडम, इन मैनी केसेस, सेफेलोडियम के केस में, काफी केसेस में क्या होता है, द एल्गल and the fungal partner, the algal and the fungal partner are different from the parent thalli, parent thallus से वो डिफरेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज दिस इज द लाइकन, ये आपकी लाइकन की बॉडी है, ठीक है, तो इसमें ये बाहर की तरफ आपकी हाइफी है, दिस इज हाइफी, कॉम्पैक्टली अरेंज हाइफी बाहर की तरफ मिलेगी आपको, और अंदर की तरफ ये आपका जो है एल्गल जोन है ग्रीन कलर का, ये आपका एल्गल जोन है, एंड नेक्स्ट आपके फिर नीचे फिर क्या आ जाती है, लूज हाइफी, मेडुला का पार्ट आ जाता है, लूज हाइफी आ जाती है, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। तो अब इसकी सरफेस पे लेट सपोज कि अगर मान लो यही सेफेलोडियम बनता है, तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी, ब्लू कलर का ही मैं शो कर रहा हूँ क्योंकि सेम ही स्पीसीज है, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बन गई, ठीक है, अंदर हाइफी है और अंदर ही क्या प्रेजेंट रहेंगे, फंगल सेल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन ये जो मैंने पॉइंट अभी बताया वो क्या है कि ऐसा हो सकता है कि वो किसी दूसरे टाइप का भी इसके ऊपर ग्रो कर जाए। अब कलर डिफरेंशिएशन बता रहा है कि वो सेम स्पीसीज नहीं है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइकन बनाने में हमेशा कोई एक ही टाइप की जो है फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी इन्वॉल्व नहीं रहती, अलग अलग टाइप की भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है, जो मैंने डायग्राम आपको शो किया है, तो ये दोनों डायग्राम किसके हैं, ये सेफेलोडियम के डायग्राम है। लेकिन यहाँ पे ये चीज मेंशन की जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि जो आपका सेफेलोडियम है उसमें जो फंगल पार्टनर है, ऑरेंज कलर क्या है, फंगल पार्टनर है, और ये दूसरा राउंडेड क्या है, ये एल्गल पार्टनर है। ये मेन, दिस इज द थैलस जिसके ऊपर ये ग्रो कर रही है, थैलस से ही बिलोंग ही नहीं कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि थैलस से बिलोंग नहीं कर रहे? ऐसा इसलिए हो सकता है कि हो सकता है कि कोई सोरिडियम, अब सोरिडियम क्या था आपको ध्यान है, सोडियम था कि एक सिंगल सेल एल्गी का, ठीक है, और उसको सराउंड किया हुआ था किसने, उसको सराउंड किया हुआ था दिस इज सोरिडियम, वो आया और वो सेटल डाउन कर गया यहाँ पे, ठीक है, तो इतना इतना पार्ट में उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो सोरिडियम से जो बना हुआ पार्ट है
उसके ऊपर जो थैलाई बने, उसके ऊपर जो सिफेलोडियम बनेगा वो मेन थैलस से बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसका ओरिजिन अलग है। ये केस सिफेलोडियम के केस में मिलता है, स्पेशली सिफेलोडियम के केस में मिलता है। तो ये पॉइंट क्या था कि इन मेनी केसेस एल्गल एंड फंगल पार्टनर आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट थैलस। वो क्या है, पेरेंट थैलस से डिफरेंट रहते हैं। क्लियर? और ऐसा क्यों है, राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा है क्यों? बिकॉज ये बात क्यों हो रही है, इट डेवलप फ्रॉम younger part of thallus, younger part of thallus from soridia of अदर स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, किसी दूसरी स्पीसीज के सोरिडिया से वो डेवलप हुआ है। यंगर पार्ट कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ लाइकन, ये आपके लाइकन की बॉडी है, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये ओल्ड पार्ट है और ग्रोथ इस तरफ हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये यंग पार्ट है, क्योंकि इस तरफ ग्रोथ हुई है, ये इसका बॉडी का पुराना हिस्सा है। तो यंग पार्ट पे बनता है और यंग पार्ट पे ये किसी नए सोरिडियम से भी बन सकता है। दैट्स व्हाई this the algae and the fungi involved in this part is particularly different from the other ones। बाकियों से क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। तो दिस वाज द थर्ड केस व्हिच इज नोन एज सिफेलोडियम। क्या बोला था, सिफेलोडियम बोला था। क्लियर? एंड कुछ केसेस में इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, इन सम केसेस this structure also helps in respiration, या गैसेस एक्सचेंज भी कह सकते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। कुछ पॉइंट में ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। साइफेलिया फॉर एग्जांपल, साइफेला एग्जांपल जो है उस केसेस में ऐसा मिलता है। दिस स्ट्रक्चर आल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। क्लियर? सो द फोर्थ केस इज आइसीडियम। नाउ द नेक्स्ट वन, द फोर्थ केस, that is Icidium. So what is Icidium and how Icidium is differentiated? Icidium is small and stalked, मतलब उसके नीचे स्टॉक भी रहेगी, either road like or cigar shape, outgrowth on the surface of thallus, lichen thallus, lichen के thallus की सरफेस पे सिगार शेप या रोड शेप आउटग्रोथ है। क्लियर? सिगार शेप कहने का मतलब है कि इट इज हैविंग कंस्ट्रक्टेड बेस। अभी मैं इसके डायग्राम पे आऊंगा, फिर ये पॉइंट समझाता हूं। इट इज हैविंग कंस्ट्रक्टेड बेस, सो कैन बी easily detached, so can be easily detached। क्लियर? अब इस पॉइंट को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। लेट्स सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ एलाइकन, एलाइकन की बॉडी है, ठीक है। तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी वो कुछ ऐसी थी, दिस स्ट्रक्चर सिफेलोडियम, ये है आपका सिफेलोडियम। और जो अभी मैं बात कर रहा हूं जिस स्ट्रक्चर की, वो कुछ ऐसी है, दिस शेप। बेस उसका कैसा है, कंस्ट्रक्टेड बेस, कंस्ट्रक्टेड बेस है। ये जो है दिस इज आइसीडियम। ये या तो आपको रोड शेप मिलेगा, वाट स्ट्रक्चर होती है, हार्ड स्ट्रक्चर, स्किन के ऊपर वाट, स्किन वॉट, जैसे आपने कभी सिम्टम पढ़ा हो, हार्ड स्ट्रक्चर, सरफेस के ऊपर जो हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है उनको वाट बोला जाता है। वाट, वॉट अलग होता है, WORT, वो अलग केस होता है, वाट अलग केस होता है। वाट का मतलब होता है हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वायरस इन्फेक्शन की वजह से ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। तो मैंने कहा वाट नहीं बना, वाट लाइक स्ट्रक्चर बनी है, उसकी जैसी स्ट्रक्चर बनती है। सो दिस इज आइसीडियम। ये वाला पार्ट क्या हो गया, आइसीडियम हो गया। तो लुक एट दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, दिस वन, लुक एट दिस, दिस इज आइसीडियम। ये जो है आपका आइसीडियम का डायग्राम है। तो आप देख रहे हैं इसका जो बेस है वो कंस्ट्रक्टेड है। बेस कैसा है, कंस्ट्रक्टेड है। और कुछ कुछ इसकी शेप कैसी है, सिगार शेप या रोड शेप इसकी स्ट्रक्चर रहती है। ऑल्दो इंटरनल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये पॉइंट का डिफरेंस है कि इस केस में क्या था, इस केस में ये अलग अलग स्पीसीज का भी हो सकता है। एसिडिया का एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, एसिडिया के लिए एक और पॉइंट ऐड करिएगा, क्या, दिस स्ट्रक्चर आल्सो हेल्प्स इन, this structure also helps in increasing the surface area, सरफेस एरिया को बढ़ाने में भी हेल्प करती है।
ऑल्दो डिटैच होगी फिर तो ये नया लाइकन बना ही देगी। सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है, फोटोसिंथेसिस के लिए स्ट्रक्चर फ्लैट होनी चाहिए। आप देखते हैं जितने भी प्लांट्स रहते हैं उनके ऊपर लीव्स मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, क्योंकि जितना फोटोसिंथेसिस के लिए आपको एक्सपोजर चाहिए, जितना ज्यादा फ्लैट ऑर्गन होगा उतना ही लाइट को वो एफिशिएंटली अब्सॉर्ब कर पाएगा। सो कई बार ये स्ट्रक्चर बना दी जाती है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रक्चर बना दी जाती है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्पोर्स जो हमने पढ़े। द वन वाज सोरिडियम, स्ट्रक्चर छोटी थी। द स्ट्रक्चर वाज, सेकंड स्ट्रक्चर वाज सेफेलोडियम एंड द थर्ड स्ट्रक्चर इज आइसिडिया। सिर्फ इनका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे स्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ये सब्जेक्टिव के तो क्वेश्चन होते नहीं है, आपसे कोई लिखवा के तो देखने नहीं वाला। सिर्फ नाम ध्यान रखिएगा और जो मेजर मेजर डिफरेंस है वो ध्यान रखिएगा। So this is all about the asexual reproduction of the lichen. Now we will move to the sexual reproduction part. Sexual reproduction of the lichen. So right on the first point, it is only by fungal partner. मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ इस बात को, सिर्फ फंगल पार्टनर ही शो करता है। इट इज ओनली बाय फंगल पार्टनर। एल्गी लाइकन के, इसका मतलब इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दरअसल में आप क्या पढ़ रहे हैं, आप एस्कोमैसिडीज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? आप जब लाइकन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो आप किसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं? आप दरअसल में एस्कोमैसिडीज की पढ़ रहे हैं, क्योंकि फंगल पार्टनर की ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काउंट होती है। एंड बिकॉज एस्कोमैसिडीज इज डोमिनेंटली, या डोमिनेंटली की वजह हम ये कहें कि कॉमनली lichen forming fungi, lichen forming fungi, it is the sexual reproduction, it is sexual reproduction of ascomycetes। जो हमने एस्कोमाइसिडीज के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स पढ़े थे तो मेनली उसमें आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो ज्यादातर क्या शो कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन की, द फीमेल सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कार्पोगोनिया। कार्पोगोनिया, क्लियर? कार्पोगोनिया या इसको कार्पोगोनियम भी लिखा होता है, कार्पोगोनियम। द कार्पोगोनियम इज फर्दर हैविंग टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स रहते हैं कार्पोगोनियम के। द अपर पार्ट इज नोन एज ट्राइकोगाइन। व्हाट इज ट्राइकोगाइन? व्हिच इज द रिसेप्टिव ऑर्गन। ट्राइकोगाइन कैसा होता है? इट इज द रिसेप्टिव, ये आपका रिसेप्टिव पार्ट है। यहाँ पे स्पर्मेटाइजेशन मिल रही है एक्चुअली, यहाँ पे जो मेथड मिलेगा ना वो स्पर्मेटाइजेशन का मिलेगा। इट इज द मेथड ऑफ स्पर्मेटाइजेशन, तो हम वही पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटाइजेशन। सो अपर ट्राइकोगाइन एंड द लोअर रीजन, कार्पोगोनिया का जो लोअर रीजन है दैट इज एस्कोगोनियम, जिसको बोला जाता है एस्कोगोनियम। कोइल रीजन रहता है विच इज नोन एज एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम रिमेन एम्बेडेड, इट रिमेन एम्बेडेड इन थैलस, लाइकन के थैलस के अंदर ये एम्बेडेड रहेगा, क्लियर? सराउंडेड बाय। और ट्राइकोगाइन जो है ये क्या रहेगी? ये वाला पार्ट एक्सपोज रहेगा, क्योंकि ट्राइकोगाइन आप सबको पता क्या होता है, इट इज रिसेप्टिव आईपी। इसे रिसीव करना है, इसे क्या रिसीव करना है? इसे मेल गैमेटिक ऑर्गन को रिसीव करना है, मेल गैमेट्स को रिसीव करना है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ मेल गैमेट? अगर मैं मेल गैमेट की बात करूं, मेल गैमेटिक ऑर्गन्स की, मेल गैमेटिक ऑर्गन्स की मैं बात करूं तो स्पर्मेटाइजेशन में हमने पढ़ा है स्पर्मोगोनिया रहते हैं, स्पर्मोगोनिया। These are the male gametic organ. They develop close to एस्कोगोनियम, एस्कोगोनियम के पास ही ये डेवलप होते हैं, क्लियर? एंड गिव राइज टू स्पर्मेशिया, गिव राइज टू स्पर्मेशिया, जिनको हमने पक्सीनिया की, स्पर्मेशिया पक्सीनिया की लाइफ साइकिल में जिनको हमने पिक्नियोस्पोर बोल दिया था, ध्यान आपको, वहां हमने पिक्नियोस्पोर जो नाम दिया था वो वहां पिक्नियोस्पोर हमने बोल दिया था। सो आफ्टर स्पर्मेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटाइजेशन हुआ है, मैं वो प्रोसेस यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, होगा क्या कि जो स्पर्मेशिया है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? ऑन द फीमेल एस्कोगोनियम। आफ्टर द स्पर्मेटाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम,
फर्टिलाइज्ड एस्कोगोनियम, जिसको अब फर्टिलाइजेशन जिसकी हो चुकी है क्योंकि मेल गैमेट वहां पे पहुंच चुके हैं, इट गिव राइज टू योर एस्कोस्पोर। और एस्कोस्पोर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर हम बात करें एस्कोस्पोर बनाने के लिए, तो एस्कोस्पोर बनाने के लिए एस के इनिशियल की जरूरत पड़ेगी। पॉइंट समझ में? क्योंकि आप एस्कोस्पोर बनाने वाले हैं तो एस के इनिशियल की जरूरत पड़ेगी। तो हम लास्ट कंक्लूसिव बात लिखते हैं क्योंकि पूरी लाइफ साइकिल तो हमें नहीं पढ़नी है। इट विल गिव राइज टू एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर कैसे बन रहा है वो सारा मेथड हम उसमें कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। एस्कोस्पोर कैसे बनेगा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन में पहले कैरियोगेमी होगी, फिर एस की इनिशियल बनेगा, एस के इनिशियल के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद 4-8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे एंड दैट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर नोन एज एस्कस, और दैट एस्कस गिव राइज टू एस्कोस्पोर। ये एस्कोमाइसिडीज में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? तो मैं वो सब चीजें यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। फ्रूटिंग बॉडी भी बनती है। फ्रूटिंग बॉडी इज एपोथीशियम टाइप। फ्रूटिंग बॉडी जो है दैट इज एपोथीशियम टाइप इन केस ऑफ परमिलिया। परमिलिया के केस में एपोथीशियम टाइप है एंड इट इज पेरीथीशियम टाइप। ये वैसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। डर्मेटोकार्पन, डर्मेटोकार्पन। लेकिन कोई ये पूछ ले कि फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, बिल्कुल फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, ठीक है? तो आगे की लाइफ साइकिल वैसी है। एस्कोस्पोर जर्मिनेट होगा, द एस्कोस्पोर विल जर्मिनेट, और ये क्या बनाएगा? ये जर्मिनेट गिव राइज टू एंड गिव राइज टू फंगल हाइफी which upon association, अब वो किससे एसोसिएट करेगी? विद सुटेबल एल्गी, क्योंकि हम तो लाइकन पढ़ रहे हैं ना। सुटेबल एल्गी अकेली फंगजाई से तो नहीं बनेगा, गिव राइज टू लाइकन, लाइकन की नई बॉडी बना देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द लाइकन। और वो मेनली किसकी थी? वो मेनली आपकी फंगल पार्टनर की थी, एस्को पार्टनर, एस्कोमाइसिटीज की थी। यू कैन सी द डायग्राम, लुक एट दिस। ये जो डायग्राम हमने कल पढ़ा था, इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, दिस एस्को का बना हुआ दिखाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर दीज आर एस्की फॉर्मेशन चल रही है अंदर। तो ये लाइकन की बॉडी के ऊपर ही बन रहा है, और आप देख रहे हैं एस्कोकार्प में सिर्फ हाइफी इन्वॉल्व है, बाकी कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। सो दीज आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट था। न्यूट्रिशन का भी पॉइंट लिख लीजिए कि न्यूट्रिशन जो है, तो वैसे तो दोनों का अलग अलग रहेगा, लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, रिजर्व फूड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रिजर्व फूड कैसा है? मैनिटोल, एल्कोहलिक शुगर होती है ये। मैनिटोल इज द रिजर्व फूड इन केस ऑफ लाइकन। नाउ कम्स टू द नेचर ऑफ एसोसिएशन, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था कल भी, ये हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी के बीच में, इस एसोसिएशन को क्या नाम दोगे आप? एल्गी पार्टनर जो है दैट इज फोटोसिंथेटिक पार्टनर, क्लोरो जो उसमें आता है आपका मिक्सोफाइसी मींस ब्लूनिल एल्गी मेनली रहती है, ठीक है? एंड फाइको बाइंड बोला जाता है इसको। फंगल पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? माइको बाइंड। और मेनली इसमें क्या रहता है? एस्कोमाइसिटी रहता है। इसके अलावा बैसिडोमाइसिटीज के मेंबर भी रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इट इज म्यूचुअल। म्यूचुअल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप हम कंसीडर करके चलते हैं। सिम्बायंट, म्यूचुअल सिम्बायंट। देखिए पहली बात तो ये सिम्बायंट वर्ड बना है सिम्बायोसिस से, ये मैं उठा रहा हूँ ये वर्ड। सिम्बायोसिस का मतलब होता है, वैसे सिम्बायोसिस का ओरिजिनल मतलब ये था कि जब दो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं। फिर इस टर्म को मॉडिफाई कर दिएगा कि जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं एक दूसरे के फायदे के लिए, तो सिम्बायोसिस होता है। तो इस सिम्बायोसिस में अगर रिलेशनशिप ऑब्लिगेटरी हो जाए, ऑब्लिगेटरी मतलब कि दोनों को अगर आप सेपरेट कर दोगे तो डेथ हो जाएगी दोनों की, तो दैट इज म्यूचुअलिज्म, उसको म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इन जनरल कि लाइकन क्या एसोसिएशन है, दैट इज म्यूचुअलिज्म, वो म्यूचुअलिज्म है। लेकिन कई बार क्वेश्चन जो आता है वो लाइकन के स्पेशल टर्म्स के ऊपर भी आ सकता है, जैसे हाउएवर some authors, some worker consider it as it as a parasitic relation। इसको कुछ वर्कर
पैरासिटिक रिलेशन मानते हैं कि ये सिम्बायोसिस नहीं है, ये पैरासिटिक है। क्यों? उनके अपने पॉइंट्स हैं। पहला वो ये कहते हैं कि इस केस में फंगस जो है वो होस्टोरिया डेवलप करती है, और होस्टोरिया जो है वो पैरासिटिक रिलेशनशिप में ही डेवलप किया जाता है। और दूसरा, ऑन सेपरेशन, सेपरेशन पे क्या होता है, इट इज फंगल पार्टनर विच डाई, सेपरेशन पे फंगल पार्टनर विच डाई, वो मर जाता है। इसलिए ये पैरासिटिक टाइप का रिलेशनशिप है। इस डायग्राम को देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज, अब देख रहे हैं एल्गी, दिस इज एल्गी सेल, ये आपका एल्गी का सेल है, और ये फंगल हाइफी है, दिस इज फंगल हाइफी। और ये एक्चुअल ट्रू डायग्राम है, ऐसा होता भी है, या तो सरफेस पे, या तो क्या रहता है, इंट्रापेरेटल होस्टोरियम का मतलब है कि पेरिफेरी पे रहेगा, होस्टोरियम जो है वो पेरिफेरी पे रहेगा, और या फिर सेल के अंदर इंट्रासेलुलर होस्टोरियम बन चुके हैं। और होस्टोरियम अगर बन रहा है तो इट मीन्स क्लियर है कि जो रिलेशनशिप है वो पैरासिटिक रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप रहेगा वो क्या रहेगा, पैरासिटिक रिलेशनशिप रहेगा। और स्टिल आपके ऊपर, आपके पास क्वेश्चन पैरासिटिक को लेकर नहीं आएगा, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इसको लेके, हेलोटिज्म। लाइकन के एसोसिएशन को हेलोटिज्म बोला जाता है। व्हाट इज हेलोटिज्म? फंगस इज ए कंट्रोल्ड पैरासाइट, पैरासाइट तो है लेकिन वो कंट्रोल में है, ऑल्दो पैरासिटिज्म में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लियर? या आप कह सकते हैं कि फंगल पार्टनर शो प्रीडोमिनेंस ओवर एल्गल कंपोनेंट, और फंगल, वही मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप है, फंगल पार्टनर शो डोमिनेंस ओवर एल्गल पार्टनर, एल्गल पार्टनर पे रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा उसके ऊपर प्रीडोमिनेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता होता है हेलोटिज्म का लेके, क्योंकि हेलोटिज्म की जो टर्म है वो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ लाइकन के केस में पढ़ते हो। पूरी बायोलॉजी में आप ये टर्म हेलोटिज्म जो है लाइकन के केस में पढ़ेंगे, कि लाइकन का जो रिलेशनशिप है उसको हेलोटिज्म माना जाता है। हेलोटिज्म का मतलब ये है कि मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप है। फंगस क्या है, वो मास्टर है, उसने स्लेव पे रखा हुआ है किसको, एल्गल पार्टनर को, उससे वो काम करवाती है, बदले में उसको मिनरल्स प्रोवाइड कर रही है, और बदले में, क्योंकि डोमिनेंट हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन बॉडी के ऊपर डोमिनेंट भी वैसे कौन कर रहा है, मेनली बॉडी के ऊपर डोमिनेंट ही फंगल पार्टनर कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अ काइंड ऑफ हेलोटिज्म रिलेशनशिप, ये आपका हेलोटिज्म का रिलेशनशिप। नाउ हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, इकोलॉजिकल रोल्स की हम बात करते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं और उसके ऊपर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। द फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड की फॉर्म में या फोडर की फॉर्म में लाइकन को यूज किया जाता है। क्लियर? सो हम एग्जांपल के साथ, डायग्राम के साथ ये पढ़ दें, लाइक दिस इज द फर्स्ट केस, फूड एंड फोडर में ही आपको उसी पॉइंट में आपको लिखना है, दिस इज द स्पीसीज ऑफ परमिलिया, परमिलिया। और दिखने में ऐसा लगता है, क्योंकि ये रॉक के ऊपर ग्रो करती है, तो दिखने में ऐसा लगता है रॉक के ऊपर फ्लावर है, तो इसको स्टोन फ्लावर, स्टोन फ्लावर, या इसको रॉक फ्लावर भी बोल दिया जाता है, स्टोन फ्लावर या इसको रॉक फ्लावर भी बोल दिया जाता है। ठीक है? तो इंडिया में इसको करी पाउडर की तरह यूज किया जाता है, करी पाउडर इन इंडिया में। बहुत सी इसकी स्पीसीज हैं लाइकन की जिनको फूड की तरह यूज किया जाता है। ठीक है? दिस इज अगेन परमिलिया है। परमिलिया के केस में क्या होता है, इट इज एडिबल, एडिबल का मतलब होता है जिस चीज को कंज्यूम किया जा सकता है, दैट स्ट्रक्चर इज एडिबल, वो स्ट्रक्चर आपकी क्या होगी, एडिबल रहेगी। ठीक है? द नेक्स्ट इज, इसके अलावा आइसलैंड मॉस है, अम्बिलिकेरिया, कुछ केसेस पहले हम बात करते हैं इसकी, जैसे कुछ डायग्राम्स में यहाँ पे मैंने शो किए हैं, उन्हीं डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। द सेकंड एग्जांपल इज आइसलैंडिका, दिस इज कॉमनली नोन एज आइसलैंड मॉस। मॉस जो है ना, ये अच्छा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मॉस, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन वैसा ही बनता है जैसा आपने पढ़ा था अभी, जैसा आप फिशेस का लेके पढ़ते हो, फॉल्स फिशेस को लेके पढ़ते हो। ठीक है? जैसे आप फॉल्स मशरूम, स्पंज मशरूम हमने पढ़ा था, उसको लेके हमने जो पढ़ा था, ऐसी मॉस, मॉस एक्चुअली ब्रायोफाइट्स में आते हैं, मॉसेस जो है, ट्रू मॉसेस जो है वो ब्रायोफाइट्स में आते हैं।
और यहाँ आइसलैंड मॉस है, इट इज नॉट ए ब्रायोफाइट। तो ये क्वेश्चन ऐसे उठ जाता होता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये कह सकता है कि व्हाट इज आइसलैंड। इनमें चार एग्जांपल आपको दे देगा, आपको कहेगा कि भाई इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट नहीं है, या इनमें से कौन सा लाइकन को बिलोंग करता है। भाई मेरा कैमरा तो नहीं शिफ्ट हुआ है बेटा। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है उसकी। अगर आपको अगर आपको दिख रही है तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हो रही है, रिकॉर्डिंग इसी की चल रही है। ओके ओके बेटा, चलिए मूव करते हैं। आइसलैंडिका, आइसलैंड मॉस, दिस इज आइसलैंड मॉस एंड इट इज अच्छा मैं जो बात बता रहा था, ये फॉल्स मॉस है। ये आपकी क्या है, फॉल्स मॉस है। मॉस क्योंकि ब्रायोफाइट्स में आती हैं, ट्रू मॉस किसमें मिलती हैं, ब्रायोफाइट्स में मिलती हैं। तो इनको, इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखिएगा कि जो ये पॉइंट्स हैं ये बताए गए थे और इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है। सो आइसलैंडिका, इट इज ए गुड फूड सोर्स, अच्छा एक फूड सोर्स है। किस रीजन में, पोलर टुंड्रा रीजन में, क्योंकि वहां पे और कुछ वेजिटेशन तो मिलती नहीं है, या फिर साइबेरियन रीजन में वहां पे बाकी तो कुछ फूड रिसोर्सेस मिलते नहीं है, तो वहां पे इनको ये बहुत अच्छे फूड सोर्सेस हैं, दे आर गुड फूड रिसोर्सेस। क्लियर। तो दिस इज अगेन द पिक्चर ऑफ योर आइसलैंडिका, आइसलैंड मोस्ट डायग्राम है। नेक्स्ट इज, दिस इज अम्बिलिकेरिया, अम्बिलिकेरिया, अम्बिलिकेरिया इज एस्कुलेंटस स्पीसीज का अगर नाम की बात करें, अम्बिलिकेरिया एस्कुलेंटस, ये फूड की तरह यूज किया जाता है जापान में। जापान में इसको फूड की तरह यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रेंडियर मोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क भी कर सकते हैं। जितने में ये मोस नाम आ रहा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। रेंडियर मोस फॉडर की तरह भी यूज होती है, कॉमन इसका साइंटिफिक नेम है क्लेडोनिया रेंजीफेरा। सो दिस इज a common animal food, common animal food in tundra region। टुंड्रा रीजन में, कोल्ड रीजन में ये क्या है, मस्क और ऑक्सिस के लिए बहुत एक कॉमन रेंडर फूड यूज किया जाता है, फॉडर की तरह से यूज किया जाता है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंडियर मोस का जो एग्जांपल था ये वाला, और इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल आता है आइसलैंड मोस, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होती है, मॉसेस को लेके क्वेश्चन आ जाता है और इनमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके निमोनिक साथ सेटअप रखिएगा अपने कि ये एग्जांपल लाइकन के हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इज द मेडिसिनल यूज। ये था फूड का काम। नेक्स्ट मेडिसिन की फॉर्म में जो यूज होता है, तो किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकेनिक एसिड, इनके अंदर एक लाइकेनिक एसिड मिलता है, इसकी प्रेजेंस की वजह से इसका एक यूज रहता है। ठीक है। सो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट इज असनिक एसिड, असनिक एसिड। अब आपको ध्यान हो, असनिक एसिड जो था ये मैंने आपको बताया था किस टाइम पे, जब हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ा था, कि एंटीबायोटिक से, एंटीबायोटिक जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना एक्टिनोमाइसिटिस में, जब ये टॉपिक पढ़ा था तो वहां हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि ये असनिक एसिड इज एंटीबायोटिक जो आइसोलेट की जाती है असनिया से। दिस इज असनिया, ये असनिया का पिक्चर है। तो ये इसको इनसे आइसोलेट किया जाता है। वहां हमने पढ़ा था कि आपके पास एंटीबायोटिक्स के अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई और इवन लाइकन। तो लाइकन के केस में हमने ये पढ़ा था, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी आपको पता होगा,
जो काफी अलग अलग पैथोजेंस के ऊपर अटैक करती है एफिशिएंटली। इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। क्लियर? तो दिस इज द पिक्चर ऑफ असनिया, ये असनिया की पिक्चर है। इसके अलावा जो परमिलिया है, परमिलिया अभी हमने जो पढ़ा था, इसको यूज किया जाता है टू क्योर द स्नेक एंड स्कॉर्पियन बाइट। इनकी पॉइजन से बचने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रोसेला का। रोसेला, रोसेला, इससे हमें डाई मिलती है फ्रॉम द रोसेला प्लांट। ये जो डायग्राम है ये रोसेला का है। रोसेला से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो इससे आपको मेडिसिन में एंटीबायोटिक एराइथ्रिन, ये आपका एक थेरापेटिक ड्रग है जो इससे आपको मिलती है, जो एंजीना में यूज होती है, यूज इन एंजीना, चेस्ट पेन के केस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है? इसके अलावा एक इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं अलग करके लिखता हूँ, लिटमस जो है ना, लिटमस पीएच पेपर जिससे बनता होता है, वो इसी से बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता होता है। लिटमस पेपर जो रहता है, जो पीएच एसिड बेस इंडिकेटर होता है ना, दिस इज एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस, केमिस्ट्री लैब में आपने देखा होगा, वो लाइकन से बनता है, रोसेला से, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और भी है, ऑर्सिन, वो भी आपका क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टेन है। दिस इज ए माइक्रोस्कोपिक स्टेन, टेक्सटाइल में भी यूज होती है, मीन्स कपड़ों को स्टेन करने में भी, और माइक्रोस्कोपिक स्टेन भी है, माइक्रोस्कोपिक स्टेन। तो रोसेला स्पीसीज इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। एक तो इससे थेरापेटिक ड्रग्स तो मिलती हैं उनको लेके, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इससे ऊपर स्टेन्स मिलती हैं जो इससे आइसोलेट की जाती हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिसिनल पॉइंट। अब हम बात करते हैं कुछ बाकी केसेस की। लाइक नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइकन्स आर सेंसिटिव टू, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सल्फर, सेंसिटिव टू सल्फर पॉल्यूशन, SO2, इसलिए दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर, जिस एरिया में फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग ज्यादा होती है वहां पे क्या होगा, एयर में सल्फर का कंटेमिनेशन बढ़ जाएगा, और सल्फर की प्रेजेंस में लाइकन ग्रो नहीं कर पाती। अगर आप में से कुछ बच्चों ने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का केस पढ़ा हो, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का, क्योंकि ये जो था ये नेचुरल सिलेक्शन में आपने लास्ट ईयर 10th क्लास में एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है, ये नेचुरल सिलेक्शन में इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का अगर आपने केस पढ़ा तो आपको ध्यान होगा कि वहां पे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में ये नोटिस किया गया था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंग्लैंड में, तब क्या हुआ था कि लाइकन्स पेड़ों से सब रिमूव हो गई थी, क्योंकि सल्फर, दिस इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ सल्फर। मैं फिर बोल रहा हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आते होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज कुछ और केसेस हैं, बाकी केसेस की हम बात करते हैं। असनिया, असनिया इज हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत इन्फ्लेमेबल है, दैट्स व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल कॉजेस, फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, फॉरेस्ट फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है? इसके अलावा धूप और सामग्री जो बनती है, आपने देखा है हवन वगैरह में यूज होती है, इसको बनाने के लिए भी कुछ लाइकन्स का यूज होता है, उसका नाम में ही है, रामलीना, रामलीना, एवर्निया, इनसे, इस लाइकन से धूप और सामग्री के जो कंटेंट है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज लिथारिया, लिथारिया, इट इज पॉइजनस, ये जो है ये पॉइजनस लाइकन है, और ये वॉल्व्स के लिए ज्यादातर पॉइजनस रहती है, वॉल्व्स लाइकन भी बोला जाता है इसको। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज, बाकी कुछ एग्जांपल हैं आपके, लोबारिया के केसेस हैं, बाकी इतना डिटेल हम नहीं पढ़ते, चलिए लोबारिया, फिर भी लास्ट एग्जांपल इसको लिख लीजिए, लोबारिया। ये मेडिसिन के लिए यूज होती है, इसका थेरापेटिक यूज रहता है लोबारिया के लिए, एंड ज्यादातर इसको
लंग्स डिसीजेस में यूज किया जाता है, लंग्स डिसीज को क्योर करने में डिसीज यूज किया जाता है। नाम स्पीसीज का नाम भी इसे लोबारिया पल्मोनेरिया। सो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन। इनमें से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से पढ़िएगा। डायग्राम मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। लाइकन का टॉपिक हमारा इसके साथ खत्म हो चुका है। एंड अब एक लास्ट टॉपिक पड़ा है हमारा माइक्रोराइजा का, वो भी मैं बाइंड अप कर देता हूँ। आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक हमारा पड़ा है ऑफ द माइक्रोराइजा। सो माइक्रोराइजा के केस में दो टर्म आ रही हैं, आप देखिए। माइक्रोराइजा, इसमें दो टर्म्स आई, राइजा रूट, ठीक है, एंड माइको फंजाई। तो अभी जो आपने केस पढ़ा लाइकन का, लाइकन का जो केस था वो क्या था? वो था आपका फंजाई का एसोसिएशन एल्गी से। ये जो है माइकोराइजा, इट इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट, फंगल रूट्स हम कह सकते हैं, फंगल रूट्स। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर आप बहुत नोटिस कर रहे हो कि सर आप हर टॉपिक पे ये बात बोलते हो, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट, फंगल रूट्स के ऊपर। दिस इज ऑल्सो नोन एज इट, दिस एसोसिएशन इज एक्चुअली a phosphate solubilizing एसोसिएशन। ये कहां बनता है उसको समझिए पहले। सोइल जो होती है ना, सोइल, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सारे न्यूट्रिएंट्स कहां से उठाते हैं? सोइल से उठाते हैं। सोइल यूट्रॉफिक है अगर, मींस ये मिनरल रिच है, मिनरल रिच। अच्छा, मिनरल्स के लिए भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। मिनरल्स भी जो होते हैं ना, मिनरल्स जितने रहते हैं ये दो फॉर्म में रहते हैं। वन इज मोबाइल फॉर्म, या ज्यादातर ये सोल्यूबल फॉर्म होती है, एंड अदर इज इमोबाइल फॉर्म। इस पॉइंट को समझिए ध्यान से, क्योंकि ये इनसोल्यूबल फॉर्म होती है। अब सोयल जो है, अगर उसमें मिनरल, दैट इज मिनरल पुअर, तो वो दो बिहाफ पे आप टर्म यूज कर सकते हैं। अगर मैंने कहा कि जो सोयल है इट इज मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पुअर है, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो कंटेंट ही कम है कि मिनरल की डेफिशिएंसी है, या फिर ये है कि मिनरल तो है लेकिन एब्सॉर्बेबल कम है। आप समझ रहे हैं, मोबाइल मिनरल जो है वो कम है। मिनरल तो है, अब रॉक है, रॉक के पास मिनरल ही तो है, और क्या है? रॉक इज ए रिच सोर्स ऑफ मिनरल, लेकिन रॉक के अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं वो मोबाइल फॉर्म में थोड़ा मिलते हैं, वो सोल्यूबल फॉर्म में थोड़ा मिलते हैं, उनको प्लांट अब्सॉर्ब कर ही नहीं सकता। एक्चुअली प्लांट हर उस मिनरल को अब्सॉर्ब कर सकता है जो मोबाइल होता है, क्योंकि जो सोल्यूबल होता है वो सोल्यूशन से उठाएगा। प्लांट की रूट्स जो मिनरल्स उठाती हैं वो सोल्यूशन से उठाती हैं, साल्ट सोइल के सोल्यूशन से उठाती हैं। अब सोइल पूर हुई तो दो कंटेंट में पूर हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। मिनरल पूर दो टाइप से मिलता है, मोबाइल, इमोबाइल। एंड व्हाट इज दिस phosphate solubilizing association? ऐसी soil which is rich in mineral, that is eutrophic soil, and ऐसी soil which is poor in mineral, वो किसी भी बिहाफ पे हो, that is oligotrophic soil। वो क्या है? oligotrophic soil है, that is it is mineral poor। और वो पुअर कंटेंट के मामले में नहीं है, यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो कंटेंट के मामले में नहीं है, यहां मैं बात कर रहा हूं अवेलेबिलिटी के मामले में। अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, इस पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मिनरल सोल्यूबल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? ये फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन? तीन क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल एलिमेंट्स ये आते हैं, और इनमें भी सबसे ज्यादा क्रिटिकल नाइट्रोजन को माना जाता है। ठीक है, चलिए वो कंटेंट आपने पूरा कर लिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, या एक्स वाई जेड कहीं और से आपके पास सोर्स आ रहे हैं। सेकंड नंबर पे बात आती है फॉस्फोरस की, और फॉस्फोरस जो है ये दो फॉर्म में मिलता है। वन इज मोबाइल फॉर्म, पहली जो फॉर्म है वो कौन सी? मोबाइल फॉर्म है, मींस सॉल्युबल है तो प्लांट उसे अब्सॉर्ब कर सकता है। दैट इज सेकंड इज इमोबाइल फॉर्म, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। जैसे रॉक के अंदर जो फॉस्फेट मिलेगा दैट इज इमोबाइल फॉर्म, प्लांट उसे अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। दिस इज फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग एसोसिएशन। यहां क्या होता है, फंजाई जो है ये उन, पहली बात तो माइक्रोराइजा है क्या? इट इज द डेफिनेशन लिखिए पहले, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई with the
roots of higher plants, roots of higher plants। और इन प्लांट्स में कौन कौन आते हैं? इनमें एंजियोस्पर्म्स भी आते हैं। एंजियोस्पर्म जैसे बिर्च, एग्जांपल है, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। फिकस, इन केस ऑफ फिकस। यूकलिप्टस, सफेदा जो आपने देखा है, यूकलिप्टस, उनकी रूट्स के साथ एसोसिएशन होता है। प्लस जिम्नोस्पर्म्स की भी कुछ प्लांट्स हैं जिनके साथ ये एसोसिएशन बनाती है। फॉर एग्जांपल पाइन, पाइनस के केस में ऐसा मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। सो इट इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। क्लियर? रूट्स के साथ एसोसिएशन बना लेती है। एंड दिस, इन दिस केस, जो ये केस रहता है एसोसिएशन का, एसोसिएशन इज सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब ऊपर ऊपर, सुपरफिशियल इन सोइल, सोइल की अपर लेयर्स में प्रेजेंट होगा ये, प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ सोइल। क्लियर? इट इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ थिक एंड वूली कवरिंग, thick and woolly covering over the roots। रूट्स के ऊपर थिक एसोसिएशन है। अब एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। लेट सपोज दिस इज योर रूट, ये आपकी क्या है? रूट है। रूट के रीजन आपने पढ़े हैं। रूट के 3 रीजन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज जोन ऑफ डिवीजन। जोन ऑफ डिवीजन के बाद कौन सा आता है? जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद कौन सा आता है? जोन ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन का जोन आता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जहां पे सेल डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड रीजन जहां सेल इलोंगेट कर रहे हैं। एंड दिस इज द थर्ड रीजन जहां वो मैच्योर हो चुकी है रूट। और मैच्योरेशन जोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड रूट हेयर्स क्या होते हैं? ये दरअसल में वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे एब्जॉर्प्शन चल रही होती है। रूट कितनी भी बड़ी हो, एब्जॉर्प्शन रूट हेयर पे चल रहा होता है। इसका मतलब कोई भी जो रूट होगी, कोई भी रूट, वो एब्जॉर्प्शन में मेनली कौन सा पार्ट इन्वॉल्व करवाती है? रूट हेयर्स। दीज आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, इनको इन्वॉल्व करवाती है। अब ये तो थी नॉर्मल रूट, ये आपकी है नॉर्मल रूट। जो केस होता है माइक्रोराइजल रूट का, उस माइक्रोराइजल रूट के केस में क्या होता है? उसके ऊपर थ्रेड्स होते हैं, किसके? फंजाई के। फंगल हाइफी जो है ना, फंगल हाइफी, दिस इज फंगल हाइफी। ये किसका काम कर रही होती है? ये काम कर रही होती है, इट इज एक्टिंग लाइक रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का काम करती है। और रूट हेयर्स क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो 5 ही जब ऐसे सेट हो जाएगी तब तो समझो कि सरफेस एरिया कितना ही बढ़ जाएगा, तब तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ एक की डिफरेंस है, वो ध्यान रखिएगा। क्या? कि जो फंगल रूट हेयर रहते हैं ना, फंगल रूट हेयर, राइट ऑन दिस पॉइंट, फंगल हाइफी रूट हेयर, जो दिखने में तो बिल्कुल कैसे लगेंगे? रूट हेयर की तरह लगेंगे। दे लैक द रूट कैप। उनको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़े ना, कि आप फंगल रूट्स, माइक्रोराइजल रूट्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे नॉर्मल रूट से, तो जब भी जो आपकी ये रहती है ना नॉर्मल रूट, इनके ऊपर रूट कैप मिलती है। माइक्रोराइजल रूट के ऊपर, माइक्रोराइजल रूट्स के ऊपर रूट कैप नहीं मिलती, एब्सेंट होती है रूट कैप। दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ये जो है इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैं एक बार डायग्राम, क्योंकि इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं किए हुए, उसके लिए मैं 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ वापस। तब तक इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करिए, मीटिंग मत छोड़िएगा। मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ, डायग्राम एक बार मैं वापस करता हूँ।
प्लांट का नाम है बेटा यूकलिप्टस। सफेदा, सफेदा आपने देखा होगा। यूकलिप्टस का ऑयल भी आता होता है। चलिए, ऑडिबल है सबको? वीडियो क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा सबको वीडियो? सो लुक एट दिस डायग्राम। आप देख रहे हैं, पहले तो इस डायग्राम को देखिए, लुक एट दिस। अगर रूट्स का एसोसिएशन है माइक्रोराइजा के साथ तो कुछ अपीयरेंस ऐसा रहता है, वूली सी ग्रोथ रहती है। और अगर रूट्स का एसोसिएशन नहीं है रूट्स के साथ तो ग्रोथ कुछ ऐसी रहती है, मीन्स रूट्स की अपीयरेंस जो है वो ऐसी रहती है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग यू कैन सी, दिस इज द वूली ग्रोथ। रूट्स के ऊपर जब माइक्रोराइजा का एसोसिएशन रहता है
तो कैसी ग्रोथ रहती है, वूली कवरिंग रहती है। यू कैन सी दिस इज माइकोराइजल हाइफी, माइकोराइजल जो है रूट है ये। तो आप देख रहे हैं कैसे वूली ग्रोथ रहती है। एंड इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी कि किस तरह से एक्सटेंसिव, अब ये एक प्लांट अगर होता, सिंगल प्लांट होता, तो इसकी रूट्स मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकती थी। पहली बात तो ये, इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा लंबी नहीं थी। अगर आपकी रूट हेयर माइक्रोराइजल एसोसिएशन है, तो अब आपकी रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कितना ज्यादा एक्सटेंसिव है, रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना ज्यादा एक्सटेंसिव हो गया व्हेन द माइक्रोराइजल एसोसिएशन इज प्रेजेंट। फर्स्ट पॉइंट तो ये था। सेकंड, क्योंकि ये मिनरल जो है, ये जो आपकी माइक्रोफंजाई है, माइक्रोराइजल रूट है, ये मिनरल्स को सोल्यूबलाइज भी कराती है। और ऐसा नहीं है, ये एंटी पैथोजेनिक भी होती है, सोइल में दूसरे पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को भी कंट्रोल करती है। सो दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी दिस इज द एसोसिएशन ऑफ द रूट विद द योर फंजल हाइफी के साथ। नाउ अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, टाइप्स ऑफ माइक्रोराइजा। दिस इज द लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा के टाइप्स से हम बात करते हैं। बिल्कुल, दिस इज ए सिम्बायोटिक रिलेशन। बस मैं इस टॉपिक के बाद आपका डाउट लेता हूँ। द फर्स्ट इज एक्टोमाइक्रोराइजा। एक्टोमाइक्रोराइजा, तो एक्टो के नाम से पता लग रहा है बाहर की तरफ रहेगा, क्लियर। और जो ट्रू सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, वो इसे ही कंसिडर किया जाता है। इट इज ट्रू सिम्बायोटिक रिलेशन, symbiotic relation. So right on the first point, कि the fungal partner in this case, the fungal partner is most of the cases में basidiomycetes होती है, basidiomycetes most of the cases, rarely एस्को मिलती है इसमें। एस्कोमाइसेटिस जो है वो आपको इसमें रेयरली ही मिलेगी, rarely it is ascomycetes. अब now why it is known as ectomycorrhiza, right on the first point, next point, the hyphae in this case, जो hyphae रहती है, it occur in outer cortex। आपने रूट की एनाटॉमी पढ़ी होगी। रूट की एनाटॉमी मतलब जब हम रूट के सेक्शन को कट करते हैं, रूट के सेक्शन को कट करके जब हम ऑब्जर्व करते हैं, सबसे बाहर क्या आता है, एपिडर्मिस आती है। देन उसके बाद का जो रीजन आता है वो कोर्टेक्स का रीजन होता है। उसके बाद एंडोडर्मिस कोर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर, देन पेरिसाइकिल, और लास्ट में यहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो कोर्टेक्स का जो रीजन रहता है, ये कोर्टेक्स के बाहर वाले रीजन तक ही बाउंडेड रहती है। हाइफी अकर इन द आउटर कोर्टेक्स, और वो भी कैसी, इंटरसेल्युलरली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेल्युलरली? ये टर्म्स मैंने पहले भी आपको डिफाइन की हुई है। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, लुक एट दिस, ये आपके सेल्स हैं, ये आपके क्या है, सेल्स हैं, और ये सेकंड सिचुएशन है। अब इन दोनों केसेस में ध्यान से डिफरेंस देखिएगा। अगर कोई स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है इस जगह पे, तो ये इंटरसेल्युलरली है। लेकिन अगर कोई चीज यहाँ प्रेजेंट है, तो ये इंट्रासेल्युलर है। दिस इज इंट्रासेल्युलर, इनसाइड द सेल। दिस इज इंटरसेल्युलर, इन बिटवीन द सेल। ये जो है इंटरसेल्युलर है, इन बिटवीन द सेल। ये हाइफी कैसी प्रेजेंट होगी, इट इज प्रेजेंट इंटरसेल्युलरली in the outer cortex region, intercellularly. Clear? It will form a network। भी क्या करती है, एक नेटवर्क बना देती है। एंड दैट mycelial network in case of ectomycorrhiza में बात कर रहा हूँ, that is known as Hurtig net। उसको बोला जाता है Hurtig net। क्लियर? तो एग्जांपल जैसे बोलेटस का एसोसिएशन है किसके साथ, पाइनस रूट्स, एग्जांपल है इसका। लेकिन मेन पॉइंट इसका किसके ऊपर रहेगा, एक तो इसके ऊपर रहेगा हर्टिग नेट किस केस में बनता है, दूसरा ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, आउटर कोर्टेक्स में मिलती है, तीसरा ये इंटरसेलुलर मिलती है, इंट्रासेलुलर नहीं मिलती। क्लियर? तो मैं डायग्राम पे आता हूँ, लुक एट दिस, दिस इज योर एक्टोमाइकोराइजा। ये जो केस है आपका, ये केस है एक्टोमाइकोराइजा का। एंड यू कैन क्लियरली सी द ब्लू कलर की जो हाइफी है,
इट अपेंडोडर्मिस, ये जो पार्ट है सरफेस का पार्ट हुआ, ये जो सर्फ पहली लेयर हुई है किसकी हुई, एपिडर्मिस की, और ये जो है ये किसकी लेयर हुई, एंडोडर्मिस की, सबसे अंदर की लेयर। तो ये जो आपका पूरा पार्ट है ना, दिस वन, दिस कंप्लीट वन, ये वाला पार्ट जो होगा ये कोर्टेक्स का पार्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कोर्टेक्स के बाहर वाले रीजन में रहेगी और सेल के अंदर नहीं गई। हाइफी कोई भी सेल के अंदर एंटर नहीं हुई है, कोई भी हाइफी सेल के अंदर एंटर नहीं हुई। फंगल हाइफल एसोसिएशन बिटवीन कोर्टिकल सेल्स, बिटवीन द कोर्टिकल सेल्स, और सरफेस पे इसकी ज्यादा वो मिलेगी। जब आप रूट की सरफेस को देखोगे ना तो फंजाई सरफेस पे आपको ज्यादा मिलेगी। दिस इज द केस ऑफ एक्टोमाइकोराइजा। ये किसका केस है, एक्टोमाइकोराइजा केस है। नाउ द सेकंड वन, सेकंड आते हैं एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा, तो इसके नाम से भी पता लग रहा है व्हाट इज एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा ये कहां मिलेगी, अंदर मिलेगी। पहली बात तो इट इज प्रेजेंट, न्यूट्रिशन मिलेगा बेटा, शुगर मिल रही है उसको। इट इज प्रेजेंट बोथ इंटर प्लस इंट्रासेल्युलर, इंटर भी प्रेजेंट है, इंट्रा भी प्रेजेंट है। क्लियर। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, अनलाइक टू एक्टो, एक्टो के केस में कुछ और था। अनलाइक टू एक्टो, ए सिंगल फंजाई, a single fungi may form network with several plants। एक फंजाई एक टाइम पे अलग अलग प्लांट्स के साथ एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन बना सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टिप ऑफ द हाइफी, फंजाई का जो हाइफी है, इट एंटर द, क्योंकि ये अंदर भी जा रहा है, कोर्टिकल सेल, ये सेल के अंदर भी जा रहा है, एंड फॉर्म ए वेसिकल, वहां जाके क्या बना लेता है, वेसिकल बना देता है। इस वेसिकल को बोला जाता है अर्बेस्क्यूल, अर्बेस्क्यूल, दिस इज नोन एज अर्बेस्क्यूल। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा, उसके हिसाब से हम समझेंगे। इनसाइड द कोर्टिकल सेल इट विल फॉर्म ए वेसिकल नोन एज अर्बेस्क्यूल। दैट्स व्हाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, दैट्स व्हाई एंडोमाइकोराइजा, दैट्स व्हाई नोन एज एंडोमाइकोराइजा इज नोन एज वैम। इसकी फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आ जाता होता है, वेसिकुलर, वेसिकुलर अर्बेस्क्यूलर, अर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बेस्क्यूलर माइकोराइजा, ठीक है। वो सिर्फ इस केसेस में रहता है। सो इस एसोसिएशन, दिस इज द एंडोमाइकोराइजा। अब इसका डायग्राम में देखते हैं, लुक एट द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ एंडोमाइकोराइजा। ये आपका एंडोमाइकोराइजा का डायग्राम है। पहली बात तो ये देखिए कि द हाइफी एंटर्स डीप इनसाइड द कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के अंदर तक चली गई है हाइफी। अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देखिए आप सरफेस पे ज्यादा मिल रही है, लेकिन आप देख रहे हैं सरफेस पे इतनी ज्यादा नहीं मिल रही, ये अंदर ज्यादा गई है। और फिर दूसरा, इंटर भी प्रेजेंट है, और लुक एट दिस, इंट्रा भी प्रेजेंट है, सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। एंड इनसाइड द सेल इट विल फॉर्म द वेसिकल नोन एज अर्बेस्क्यूल्स। क्या बोला जाता है इनको, अर्बेस्क्यूल्स बोला जाता है। दिस इज एंडोमाइकोराइजा। ये जो केस है ये किसका है, एंडोमाइकोराइजा केस है। आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज अगेन ए डायग्राम, मॉडल डायग्राम है। आप देखिए एक्टोमाइकोराइजा केस में सरफेस पे आप देख रहे हैं माइसीलियल कांटेक्ट ज्यादा रहता है और आउटर कोर्टेक्स में रहेगी, एंड दैट विल फॉर्म ए नेटवर्क नोन एज हर्टिक नेट। बट इन केस ऑफ एंडोमाइकोराइजा और वेस्कुलर माइकोराइजा, इट सरफेस पे कम मिलेगी, एंड इट विल एंटर द कोर्टिकल सेल एंड फॉर्म द अर्बेस्क्यूल। दैट्स व्हाई वैम क्या हो रही है, वैम हो रही है। सो दिस इज माइकोराइजल एसोसिएशन। ये आपका क्या था, माइकोराइजल एसोसिएशन था। इसकी नीड क्या थी, इसकी नीड जो है वो ये थी कि इट इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। म्यूचुअल क्यों है, क्योंकि फंगस क्या कर रही है, फंगस प्रोवाइड द मिनरल्स, फंगस जो है वो मिनरल्स और वाटर अब्सॉर्ब करके किसको प्रोवाइड कर रही है,
प्लांट को प्रोवाइड कर रही है। इट इज एक्टिंग लाइक अ रूट हेयर, रूट हेयर्स का काम कर रही है ये। क्लियर? तो इससे होता क्या है कि नाइट्रोजन सॉरी मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है, और बदले में प्लांट क्या दे रहा है? प्लांट शेल्टर दे रहा है। खैर वो सोइल में भी रह सकती थी, लेकिन जो मेन चीज है वो फूड, ऑर्गेनिक मैटर प्लांट दे रहा है। प्लांट जो है ऑर्गेनिक मैटर दे रहा है। और एसोसिएशन म्यूचुअल क्यों है? म्यूचुअल मीन्स डेथ हो जाती है। ऑर्किड्स के केस में, ऑर्किड्स के केस में द इट सेल्डम ग्रो विदाउट माइक्रोराइजा। अगर माइक्रोराइजल एसोसिएशन ना हो तो ये ग्रो ही नहीं करता। ऐसा ही केस पाइनस के केस में देखा गया था। पाइनस के जो सीडलिंग रहते हैं, अगर बिना माइक्रोराइजा के ग्रो करवाए जाएं, माइक्रोराइजा एब्सेंट हो, तो डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? मैंने शुरू में भी बताई थी। दिस इज सोइल, ये आपकी सोइल है। मिनरल्स प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। मिनरल प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट की जो रूट है वो उसे एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। और जब प्लांट की रूट और इनिशियली सीड ग्रो करने वाला और वो एब्सॉर्ब कर ही नहीं पा रहा, तो सीड कहां से ग्रो कर जाएगा? लेकिन जब ये एसोसिएट हो जाती है किसके साथ? जब ये फंगल हाइफी के साथ एसोसिएट हो जाती है, तो फंगल हाइफी दो काम करवा रही है। एक तो सोल्यूबलाइजेशन करवाती है, दूसरा एब्सॉर्प्शन में हेल्प करती है। नाउ इट कैन पॉजिटिवली ग्रो। दैट्स व्हाई इन केसेस में क्या होता है कि अगर आपकी फंगल हाइफी के साथ एसोसिएशन है ही नहीं, तो या तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहा, और या फिर डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। So this is all about the mycorrhizal association. With this, the fungi part of our next test is completed. अब आप डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना सोल्यूबलाइजेशन, देयर इज अ टर्म सोल्यूबलाइजेशन, वो आपने शायद मिस कर दी। सोल्यूबलाइजेशन, जब तक मिनरल सोल्यूबल फॉर्म में नहीं आता, प्लांट उसको अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। जब तक वो मोबाइल, सोल्यूबल फॉर्म इज द मोबाइल फॉर्म, जब तक, और ये काम रूट नहीं कर सकती, ये काम हाइफी करवाएगी, फंजाई करवाएगी। दैट्स व्हाई। और कोई डाउट है बेटा? बोलिए। हाउ क्रिस्टोफिलोडियम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन? देयर आर प्रेजेंट स्पोर्स ओवर द सरफेस, जिनके थ्रू वो चल रहा है, एक्सचेंज चल रहा है, तो पोर्स उसके ऊपर प्रेजेंट है। इनके पर्टिकुलर एग्जांपल्स मैंने नहीं लिखवाए थे कि इसमें साइफिलिया मिलेगा, इसमें सरूडिया मिलेगा, वो ऑलमोस्ट लाइकेंस में सभी मिलता ही था। पर्टिकुलर एग्जांपल्स मैंने नहीं लिखवाए, इसलिए लास्ट में ये आपको ये समझाया कि जो ये वाला पॉइंट है ना, जो मैं अभी बता रहा था, कि अगर मान लो फंगल हाइफी नहीं है, इन केस अगर आपकी फंगल हाइफी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? रूट्स यहीं तक हैं, दीज आर रूट्स। अब रूट्स का, और दूसरी बात ये जो है ये इनसॉल्युबल फॉर्म में है, ठीक है। अब रूट से इनसॉल्युबल मिनरल को कभी अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, और जब फंजाई के हाइफी के साथ एसोसिएशन होता है, तो फंजाई क्या करती है? इसको मोबाइल बना देती है, मीन सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। पहली बार तो उसकी सोल्यूबलाइजेशन करवाई, और मेनली फॉस्फोरस ही होता है, और फिर उसको अब्सॉर्प्शन भी करवाती है। दैट्स व्हाई वो ये पॉइंट लास्ट में समझाया था। इट इज द, कौन सी फंजाई किसके साथ एसोसिएट करेगी, ये सरफेस के केमिकल्स या सरफेस के प्रोटीन्स का जो इंटरेक्शन है वो डिसाइड करेगा। सरफेस के प्रोटीन्स का इंटरेक्शन विल डिसाइड दिस फैक्टर। पैरासेक्सुअलिटी बेटा आपका क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। विच पार्टनर मेक्स लाइकेनिक एसिड? फंजाई, फंजाई इज द पार्टनर। दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या था आपका जो सोरिडिया वाला किसी बच्चे ने पूछा हुआ है? ये पॉइंट ये था कि मान लो कि ये आपकी लाइकन है, दिस इज द बॉडी ऑफ लाइकन, ठीक है, ध्यान से समझना। और ये इसकी फंजाई है, फंगल हाइफी है, ये इसकी फंगल हाइफी है, और ये इसके अंदर क्या है? एल्गल लेयर है, दिस इज एल्गल लेयर। अब बाहर से कोई सेल आया एल्गी का, ये वाला पॉइंट इसका ग्रोइंग पॉइंट था, उसके ऊपर ये क्या थी? फंगल हाइफी थी। अब क्या होगा कि फ्यूचर में जब ग्रोथ होगी, तो जो ये वाला हिस्सा है अगर वो यहाँ सेटल डाउन कर जाता है और एसोसिएट हो जाता है, उस केस में ये होगा कि जो लाइकन का ये वाला पार्ट है बॉडी का, जिस तरफ से वो ग्रो कर रही है, स्पेसिफिकली वो वाला जो पार्ट रहेगा,
वहां जो फंगल हाइफी रहेगी वो किस टाइप की रहेगी, वो आपकी जो सोरिडिया आया था उस टाइप की रहेगी। ठीक है। और यहाँ तक जो आपके सेल्स हैं ग्रीन, वो मैं कलर अलग करके शो कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये केस कुछ रहेगा। तो इसकी सरफेस पे जो सोरिडिया बना, सॉरी सेफेलोडियम बनेगा, सेफेलोडियम जो इसकी सरफेस से बनेगा, उसके अंदर जो हाइफी रहेगी वो मेन बॉडी से बिलोंग ही नहीं कर रही है। क्यों बिलोंग नहीं कर रही है? क्योंकि वो अलग सोरिडिया से बना था। इट इज नॉट बिलोंगिंग टू द मेन बॉडी। मेन बॉडी तो ये थी, ये मेन बॉडी है। ठीक है। इस तरफ वो ग्रो कर गई क्योंकि यहाँ पे सोरिडिया कुछ अलग स्पीसीज का सेटल कर गया, एसोसिएट हो जाता है वो। दैट्स व्हाई। यस यू कैन से दैट असनिक एसिड जो है लाइकेनिक एसिड का ही टाइप हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। वेसिकुलर और वेसिकुलर माइक्रोराइजा, वैम, वेसिकुलर और वेसिकुलर माइक्रोराइजा बोला जाता है इसको। लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू एसिड, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन राइट्स एनवायरनमेंट। देखिए गैसेस एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे अगर आप इसको रिलेट कर सकते हैं हमारी बॉडी के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप कर जाएगी। गैसेस का जितना भी रोल रहता है उनका किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, आपकी जो एयर है उसमें ऑक्सीजन जो है, ठीक है, उसको आप एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है। उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट हैवी है, लेकिन बीइंग इनर्ट ये आप पे इफेक्ट नहीं कर पाती। अब आपकी फिजियो, ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया। लाइकन की बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी रहेगी वो अलग रहेगी। उस केस में अगर सल्फर का कंटेमिनेशन ज्यादा रहता है, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस चल रही है, फोटोसिंथेसिस चल रही है, सराउंडिंग से CO2 अब्सॉर्ब की जाएगी। तो ये जो SO2 है ये कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म को क्या कर रही होगी, किसी किसी जगह पे एंजाइम को इनहिबिट कर रही होगी, मेटाबॉलिज्म कंडक्ट कर रही होगी। और समझ में आया? जैसे हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेके जो मैंने समझाया कि बॉडी किसी दूसरी गैस की फॉर्म में क्यों अल्टर रहती है, बिल्कुल इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि SO2 का प्रेजेंस जो है वो, अगर क्योंकि ये इनर्ट होती या इसके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट ना करती तो ये कभी भी रिमूव नहीं होते उस एरिया से। दिस कैन बी द रीजन। नहीं, आपको ज्यादा नहीं, मेन मेन ध्यान रख लेना, जैसे जो टारगेट बोर्ड सिम्टम था, वो मेन जो मैंने मेन एग्जांपल हाईलाइट किए थे उनके ध्यान रख लेना, बाकियों के रहने देना। बाकियों के सिर्फ इतना ध्यान रख लेना ये डिसीज कौन से फंगस का। हाउ रिप्रोडक्शन अकर इन फंजाई, आई डोंट नो, ये क्वेश्चन आपने किस बिहाफ पे पूछा है? रिप्रोडक्शन तो फंजाई में हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन आप रिपीट करिए, आपने किस बिहाफ पे ये पूछा है? हाईली इन्फ्लेमेबल जो होता है वो उसके कंटेंट के बेसिस पे होता है। असनिया का डायग्राम हमने पढ़ा भी था। सूख जाती हैं, और बॉडी का जो केमिकल कंपोनेंट्स कंटेंट है वो कुछ ऐसा है कि वो फायर कैच इजीली कर जाता है। असनिया का डायग्राम हमने शायद यहाँ देखा था। दिस दिस वाज द डायग्राम ऑफ असनिया। ठीक है। तो दो फैक्टर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एक तो बॉडी के केमिकल कंपोनेंट्स, दोस कैन इजीली कैच फायर, एंड द सेकंड द कंटेंट इज, क्योंकि होते तो बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स ही है ना, बॉडी के अंदर मेनली होते तो एसिड्स ही हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, फैटी एसिड्स। फैट है, मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फैट की बनी हुई। फैट कैन इजीली बर्न। सेकंड थिंग, क्योंकि ड्राई हो गई है, ड्राई हो गई है तो बिल्कुल जैसे ड्राई लकड़ियां होती हैं वैसे जल्दी इट कैन कैच फायर इजीली। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक अभी कोई स्टार्ट नहीं करने वाले, अभी हम सिर्फ फंजाई के, मैं आपको कल कल की डेट में आपको एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा, प्रीवियस ईयर सेक्शन का जो असाइनमेंट है फंजाई का वो मैं अपलोड करूंगा, आप उसको पढ़िएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। हाउ एंडोमाइकोराइजा, हाउ ए सिंगल फंजाई में फॉर्म नेटवर्क विद डिफरेंट इट, ये इसके लिए एक डायग्राम देखिए, मैंने शायद एक डायग्राम मुझे मिल जाएगा अगर तो मैं देखता हूँ। आई डोंट नो वो डायग्राम अभी है अवेलेबल या नहीं। तो अभी डायग्राम बेटा वो है नहीं अभी, मैं आपको ग्रुप पे फॉरवर्ड करूंगा वो डायग्राम, आप देखेंगे कि एक ही फंजाई जो है वो अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ एसोसिएशन बनाती है।
अभी डायग्राम बेटा नहीं है अवेलेबल। यस यस यस, मिल गया बेटा अभी। सो दिस, सी दिस डायग्राम दिख रहा है सबको? मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, एक बार मैं वो बच्चे का डाउट अभी सोल्व कर रहा हूँ। डायग्राम अभी आप दिख रहा है आपको सबको? सो लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को देखिए, कैसे जो फंजाई है वो एसोसिएटेड रहती है। फंगल हाइफी जो रहते हैं ना, वो एक फंजाई के फंगल हाइफी वो दो अलग अलग प्लांट्स, यहाँ जैसे दो तीन अलग अलग प्लांट दिखाए हुए हैं, उनके साथ एसोसिएट हो सकती है। इन पॉइंट्स पे आप देख रहे होंगे, इन पॉइंट्स पे एसोसिएशन चल रहे हैं यहाँ पे। तो सोइल के अंदर पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात, दूसरा जो केस था, एक्टोमाइकोराइजा के केस में और एंडोमाइकोराइजा केस में फंजाई का भी डिफरेंस था। वो इसलिए भी डिफरेंस आता है, एंडोमाइकोराइजा केस में ज्यादातर जाइगोमाइसिटीज होती है। ये पॉइंट शायद रह गया था हमारा। इन केस ऑफ एंडोमाइकोराइजा ज्यादातर किसके केस होते हैं? जाइगोमाइसिटीज के रहते हैं। तो इनकी तो फिजियोलॉजी में पूरा का पूरा डिफरेंस हो गया। इनकी तो फिजियोलॉजी है जो पूरी की पूरी डिफरेंट है, एक लोअर फंजाई में आती है, हायर फंजाई में आती है। सो डायग्राम से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी कोई टॉपिक नहीं चल रहा बेटा, मैं अभी सिर्फ इसको रिवीजन करेंगे फंजाई को, उसके बाद हम बात करेंगे। ओनली फंजाई डाइज व्हेन सेपरेशन, दैट इज द अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब कुछ केसेस में ऐसा देखा गया था कि सब में नहीं था, नहीं तो फिर वो उनकी थ्योरी अप्लाई हो ही जाती। ये सब में नहीं मिला था कि जो फंगल पार्टनर है वो डेड हो गया। अगर वो सब पे लागू हो जाती बात, तो फिर तो हम पैरासिटिक मोड को बोल ही देते, फिर तो म्यूचुअलिज्म से बाहर ही निकल जाते कि नहीं म्यूचुअलिज्म नहीं है, पैरासिटिक है। कुछ केसेस में ऐसा मिला था जिसके बिहाफ पे उन्होंने ये बात कही थी। हाउ एंडोमेट्रियोसिस, हाउ सिंगल, ये तो हो गया था हमारा पॉइंट। कल क्लास नहीं है बेटा, अभी 2-3 दिन हम सिर्फ डाउट सेशन चलेगा अभी आपका। एंडोमाइक्रोराइजा में सिम्बायोटिक रिलेशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो एक्टोमाइक्रोराइजा है, लुक एट दिस डायग्राम। एक्टोमाइक्रोराइजा के केस में आप देख रहे हैं, यहाँ यहाँ पे होस्टोरिया नहीं कह सकते आप इसको। इस पार्ट, ये होस्टोरिया जैसा नहीं हो गया, होस्टोरिया लाइक। जो वेसिकल बना, ये किसके लिए बना है? एब्जॉर्प्शन के लिए तो बना है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनी। और होस्टोरिया जो है वो किसका फीचर होता है? वो पैरासिटिक मोड का फीचर होता है। इट इज द फीचर ऑफ पैरासिटिक मोड। इसलिए इसलिए पॉइंट क्या है कि हम इस एसोसिएशन को ज्यादा क्लोज मानते हैं एंडोसिम्बायोटिक के लिए। दैट्स व्हाई ओनली फंजाइडाइज, तो पॉइंट एक्सप्लेन हो गया है। ये पॉइंट क्या है आपका? हाउएवर सम वर्कर कंसीडर पैरासिटिक रिलेशन, बिल्कुल हो, क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत से केसेस में, या पैरासिटिक जितने भी केसेस, ये जो स्ट्रक्चर थी होस्टोरिया, ये आपको कहाँ मिलती है? ये सिर्फ पैरासिटिक केसेस में मिलती है। जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे फंजाई है, या फिर चाहे वो बैक्टीरिया था, उन्हीं के केसेस में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और अगर मान लो कहीं ये स्ट्रक्चर मिल रही है और आप उसको सिम्बायोसिस बोल रहे हैं, तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो पैरासिटिक भी हो सकता है। होस्टोरिया जो है वो सिर्फ पैरासिटिक मोड में मिलता है। हाँ जी, माइक्रोराइजा के केस में ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप हो जाएगा अगर आपका प्लांट ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। ऑर्किड के केस में प्लांट की तरफ से एटलीस्ट ये म्यूचुअल म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट क्लास आपको इसका मैं एक बार शेड्यूल देख के फिर आपसे बात करूंगा कि नेक्स्ट क्लास कब है हमारी। पेपर शायद हमारा 19 तारीख को है। नेक्स्ट पेपर 19 तारीख को है, तो देखता हूँ अगर काफी टाइम है फिर तो हम 20 तारीख को, तो 20 तारीख के बाद अगर आपका लेक्चर है तो फिर हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा फिर प्लांटी वाला। 2-3 दिन हम इसके रिवीजन करेंगे, डाउट सेशन रहेगा। कल की डेट में मैं आपको, कल तो मैं आपको
इसके प्रीवियस ईयर सेक्शन वाला जो पार्ट है ना, उसके एमसीक्यू फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास बुक्स नहीं है। और बुक्स में बार बार ही मेरे पास मैसेज आ रहा है, बुक्स मत खरीदिएगा, बिना फालतू आपको 2000-3000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। असाइनमेंट आपको सभी मिल रहे हैं, कंटेंट आपको सभी मिल रहा है। हाँ, अगर ज्यादा है तो मॉड्यूल अगर आपके पास पुराने मिल रहे हैं आकाश के, तो वो ले लीजिए, वो बेटर है। हमारे अल्टीमेटली वही काम आने वाले हैं। एनसीईआरटी का आपके पास सॉफ्ट कॉपी प्रेजेंट है, और दूसरी जो है बाकी मॉड्यूल अगर आकाश के मिलते हैं तो फॉर बेटर है, तो आकाश के आप मॉड्यूल ले सकते हैं। एलन के हैं तो भी बढ़िया है। ठीक है, तो बुक्स अभी कोई नहीं लेनी है, और उसके लिए ही मैं पूरा स्कैन करके आपको जो देता हूँ असाइनमेंट, पूरा स्कैन करने के बाद देता हूँ वो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो असाइनमेंट जो है, कल मैं प्रीवियस ईयर सेक्शन का असाइनमेंट दूंगा, उसमें शायद 500-600 क्वेश्चन है, तो आपको 1-2 दिन पूरे मिलेंगे, आप उसको आराम से बैठ के सोल्व करिएगा। उसका डाउट सेशन हम रखेंगे। जब फंजाई कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई प्लांटी, किंगडम प्लांटियम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बेटा? पैरासिटिक सुनो ओनली दिस पॉइंट ऑफ सब्सिड। हाँ, ये क्वेश्चन था, ये जो तुमने भेजा है ना, ये क्वेश्चन था। ये जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ये पैरासिटिक की डेफिनेशन है। लेकिन मैं लेमन लैंग्वेज में सुनना चाह रहा था कि तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये तो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन की डेफिनेशन आपने लिख दी है, नो डाउट ये डेफिनेशन, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द पैरासेक्सुअलिटी। क्लियर बेटा? तो मैं थोड़ा और सर्च करो, नहीं मिलेगा तो फिर मैं लास्ट में बताता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में। चलो नहीं मिलेगा तो मैं बताता हूँ, डिफाइन करता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में। एक्टिव नॉलेज होती है ना, वो ज्यादा काम आती है। हाँ बेटा बिल्कुल, आप भी अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए आप भी। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा, कोई डाउट होगा तो मैं डायग्राम जो है पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप पे। भाई इतनी आर्ट, इतना जितना जो तुम ध्यान इस पे देते हो, ये जिसने भी बनाया है, इतना जो तुम ध्यान इस पे देते हो, अगर तुम इतना ध्यान पढ़ाई पे दे दो ना, तो शायद तुम किसी अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे होगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा करो, इतना ध्यान पढ़ाई पे भी दिया करो। ठीक है बेटा, आई एम एंडिंग द मीटिंग, यू कैन लीव नाउ।